नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 7 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर न्यूज डिस्कशन हिंदी में। देख लेते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है। आज का हमारा पहला आर्टिकल केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल बाद 1973 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखिए, इस बात से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे जिनका नाम था केशवानंद भारती श्रीपद गबरू, इनका हाल ही में केरल के इडनीर मठ में निधन हो गया है। अगर बात की जाए इस बात की तो इसमें क्या था, केरल सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए भूमि वितरित करने के उद्देश्य से 2 भूमि सुधार कानून बनाए थे और इनके जरिए क्या किया जाना था, इनके जरिए धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण किया जाना था। तो सरकार ने इन्हें 9वीं अनुसूची में डाल दिया था ताकि इसकी जो है न्यायपालिका समीक्षा ना कर सके। केशवानंद भारती ने, जो कि कासरगोड जिले में इडनीर मठ के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 1970 में इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्या हुआ था। भारती के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसमें भारती ने केरल राज्य के साथ साथ भारत सरकार के 3 संवैधानिक संशोधनों, कौन सा 24वें संशोधन, 25वें संशोधन और 29वें संशोधन को भी चुनौती दी थी, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार ने संसद को मौलिक अधिकारों के बदलने के लिए जो भी शक्तियां पारित की थी, तो उनके अनुसार यहाँ पर कुछ कानून बनाए थे उन्होंने मौलिक अधिकार को कम करने के लिए। तो जो केशवानंद भारती थे, इन्होंने बताया कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन हो रहा है। कौन से इन्होंने मौलिक अधिकारों का जिक्र किया? इन्होंने अनुच्छेद 25 का यहाँ पर जिक्र किया, अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और अनुच्छेद 31 का जिक्र किया। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म के प्रचार और प्रसार का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को। 26 ये कहता है कि धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता का अधिकार यानी संपत्ति और प्रबंधन का अधिकार किसी भी ट्रस्ट के पास होना चाहिए। और 31वां अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो कि अब हटा दिया गया है। फैसला क्या आया इस बात का? फैसला ये आया कि इसमें जो है 13 जजों की एक सबसे बड़ी अब तक की जो पीठ है उसने सुनवाई की और 68 दिन कुल सुनवाई चली, जो कि रिकॉर्ड है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया। देख लेते हैं आगे हम लोग मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, मूल ढांचे का सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जो है संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर निर्धारित की सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत केवल ऐसे संशोधन कर सकती है जिनसे संविधान का मूल स्वरूप नष्ट ना हो। अगर मूल स्वरूप नष्ट होगा तो वो जो भी संशोधन करेगी वो अपने आप निरस्त हो जाएंगे। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही यहाँ पर कि न्यायपालिका जो है इसे किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार है, बशर्ते वो किस तरीके से किया जाए। न्यायिक जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे के आलोक में किया जाए, यानी मूल ढांचे को ध्यान में रख के अगर कोई भी न्यायपालिका कोई भी संविधान के संशोधन को यहाँ पर चेक करना चाहे तो कर सकती है और संसद उसे नहीं रोक सकती। दोस्तों, आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकती। कौन कौन से हैं? संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों की नीति एवं निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। तो ये कुछ यहाँ पर तत्व हैं जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती अनुच्छेद 368 के तहत भी। तो इस तरीके से हमने डिटेल में जाना संविधान का मूल ढांचा और केशवानंद भारती बात को। चलते हैं आगे। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, कनाडा ने यहाँ पर निवेश करा है किस प्रोजेक्ट के तहत? ये कैनबिस मेडिसिन परियोजना यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। कैनबिस माने होता है दोस्तों भांग, और इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन यानी IIIM में स्थापित किया जाएगा। देख लेते हैं, ये जो है इस टाइप से भांग का पौधा होता है, आप जानते हैं। जो भांग का पौधा है, इससे भारत में पहली बार ऐसा स्थान होगा जम्मू कश्मीर जहाँ पर दवा विकसित की जाएगी। भारत में अगर भांग की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार भारत में लगभग 2.83% लोग जो हैं भारतीय वो कैनबिस उत्पादों का उपयोग करते हैं। भारत में कैनबिस यानी भांग का जो मूल्य है वो सबसे कम है। कितना है? 0.1 USD प्रति ग्राम, US डॉलर प्रति ग्राम, जो कि दुनिया के किसी भी देश में सबसे कम है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके भारत में ड्रग्स के बारे में। भारत में ड्रग्स के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी एम्स के द्वारा 2019 में। किससे ये रिपोर्ट एम्स ने प्रस्तुत की थी? ये रिपोर्ट एम्स ने दी थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंसेस यूज इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 करोड़ भारतीय जो है भांग का उपयोग करते हैं और भारत में अल्कोहल सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
ड्रग्स को इंजेक्शन के रूप में उपयोग करने वाले भारतीय 8.5 लाख से अधिक हैं। और भारत के इन सभी राज्यों में कौन कौन? पंजाब, असम, हरियाणा, दिल्ली, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और उत्तर प्रदेश, इनमें इंजेक्शन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। आगे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर एक कन्वेंशन है, कौन सी? सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसने 1961 में कैनबिस यानी भांग को एक हार्ड ड्रग के रूप में वर्गीकृत किया। हार्ड ड्रग क्या होते हैं दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। अगर बात की जाए हार्ड ड्रग की, तो हार्ड ड्रग जो होते हैं वो अधिक हानिकारक होते हैं, जबकि सॉफ्ट ड्रग जो होते हैं वो कम हानिकारक होते हैं। जैसे हार्ड ड्रग की बात की जाए तो भांग एक हार्ड ड्रग है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोविचोक के बारे में है। क्या है नोविचोक, देख लेते हैं। देखिए, जर्मनी ने अभी बताया, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके एक आलोचक हैं अलेक्साई नवलनई, इनके ऊपर अभी एक हमला हुआ था, रासायनिक हमला, जिसमें क्या हुआ था, ये कोमा में चले गए, अभी ये एडमिट हैं। तो इनके ऊपर जो जहर इन्हें दिया गया था वो कौन सा जहर था? नोविचोक नाम का जहर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। नोविचोक क्या है? एक नर्व एजेंट है। नर्व एजेंट को अभी हम लोग आगे देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, नर्व एजेंट सामूहिक हत्याओं में प्रयुक्त होने वाले सबसे खतरनाक रसायन होते हैं और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये शरीर में जाने के बाद शरीर में तंत्रिका तंत्र में जो संदेशों का आदान प्रदान होता है उन्हें रोक देते हैं और व्यक्ति इससे कोमा में चला जाता है। इनकी एक बूंद भी जानलेवा होती है। इनके उदाहरण कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एक्सवी गैस, सरीन गैस और नोविचोक आदि। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे हम लोग देख लेते हैं नोविचोक के बारे में कुछ इसकी बेसिक की अगर बात की जाए तो इसका उत्पादन सबसे पहले सोवियत संघ में किया गया था। कब किया गया था? 1970 और 80 के दशक में। इसकी अगर बात की जाए इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है न्यूकमर यानी दमागंतुक। ठीक है। उपयोग की बात की जाए तो ये अत्यंत विषैले नर्व एजेंट होते हैं जो कि जहरीली गैस BX और सरीन से थोड़ा अलग हैं, और ये जो है इनकी तुलना में 5 से 10 गुना ज़्यादा घातक माना जाता है नोविचोक। ठीक है। और जितने भी विषैले एजेंट्स हैं उनसे 5 से 10 गुना ज़्यादा घातक होता है, इसीलिए व्यक्ति जो है कोमा में चला जाता है। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे यहाँ पर एक कन्वेंशन है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कन्वेंशन का नाम है केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, जो कि 1997 में यहाँ पर साइन की गई थी। इस संधि के तहत किसी भी रासायन का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। इस संधि में रूस एक हस्ताक्षर करता है और भारत ने भी इसे रेटिफाई किया है 1996 में। देखिए, ये संधि जो है फोर्स में आई 1997 में, भारत ने इसे 1996 में जब इसकी बात चल रही थी तभी इसे रेटिफाई कर दिया था। नवंबर 2019 में OPCW, जिसे अभी हम आगे जानेंगे OPCW क्या है, इसके सदस्यों ने नोविचोक एजेंट को शामिल करने के लिए प्रतिबंधित रासायनिक सूची की अनुसूची 1 में विस्तार करने के साथ साथ इसे जो है प्रतिबंधित कर दिया। नोविचोक को किस में? अब अनुसूची 1 के तहत। हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से OPCW की। तो OPCW क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविंशन ऑफ केमिकल वेपन, यानी OPCW, यानी अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है इसका हिंदी में नाम। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। इसका कार्य क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 को लागू करना एवं प्रतिबंधित रासायनों को हथियारों के रूप में उपयोग किए जाने पर संबंधित देशों पर प्रतिबंध लगाना। बात की जाए रूस की, तो रूस के ऊपर अभी नोविचोक के रखने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है इस OPCW ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो सिंपल है। MSME मंत्रालय ने अभी खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा? इस योजना से भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, अगर बात की जाए इस योजना के उद्देश्य की, तो इस योजना के 2 उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन करना। दूसरा उद्देश्य इसका होगा स्थानीय अगरबत्ती उद्योग और दस्तकारी कारीगरों का समर्थन करना। तो ये इसके 2 उद्देश्य हैं योजना के मुख्य उद्देश्य। चलते हैं आगे दोस्तों। अगर बात की जाए इस मिशन के फीचर्स की, तो इसमें क्या होगा? इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा इस मिशन को PPP मॉडल पर, और इसके तहत KBIC जो है वो स्वचालित मशीन बनाने, अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर यहाँ पर मिक्सिंग प्रदान करेगा, मिक्सिंग पाउडर। तो इसके साथ ही साथ क्या होगा? KBIC 25% की यहाँ पर सब्सिडी देगा और 25% जो है वो किस्तों के माध्यम से वसूला जाएगा कारीगर से। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, 25% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 75% कारीगरों से किस्तों के माध्यम से वसूला जाएगा। कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए KBIC और निजी व्यापार भागीदार के बीच में एक यहाँ पर पहल भी की जाएगी, साझा पहल की जाएगी।
तो इस तरीके से हमने इस मिशन को जाना। दोस्तों आगे की स्लाइड में हमारा क्विक रिवीजन है, जल्दी से देख लेते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है, नोविचोक एक नर्व एजेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नर्व एजेंट तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ा देते हैं, ये बताइए आप। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स की संख्या को कम कर देते हैं। न्यूरॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र में जो हमारे संदेश होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये उन्हीं के रेट को कम कर देते हैं, उनके फ्लो को कम कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थापित होने वाली कैनबिस मेडिसिन परियोजना केंद्र शासित प्रदेश में पहली विदेशी निवेश है, बिल्कुल सही है। और इसे कनाडा के माध्यम से IIIM में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसे IIIM में स्थापित किया जाएगा और ये जो है जम्मू कश्मीर के पहला विदेशी निवेश है जम्मू कश्मीर में, तो ये ट्रू हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा, कैनबिस मेडिसिन परियोजना जो है इसके अंतर्गत खुशबू और स्वाद विकास केंद्र कन्नौज में बनाया जाएगा। बताइए क्या आप ये स्टेटमेंट सही है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर परियोजना का नाम गलत लिखा गया है। यहाँ पर ये किस परियोजना के तहत, अभी जो हमने अगरबत्ती वाला आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया उस आर्टिकल के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि जो विकास, ये जो हमारा खुशबू और स्वाद विकास केंद्र है कन्नौज में स्थापित किया जाएगा, तो ये उस मिशन के अंतर्गत किया जाएगा, ना कि इस परियोजना के तहत। ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से फॉल्स हो जाता है। आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट देखने होंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पर, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवास 1973 से संबंधित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू हो जाता है। लास्ट है हमारा, भारत रासायनिक हथियार अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया जो कन्वेंशन थी, तो उसका ये भारत जो है जब से ये बनी तब से ही भारत जो है इसका हस्ताक्षर करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।